Hello students, welcome to online lecture series on analog circuits, electric ETC semester 4 subject. Myself Kapil Dama, assistant professor, Sant Andrew Institute of Technology Management, Farooq Nagar, Gurugram. So student, this is lecture number 12 and we are covering this unit 3 in lecture 2. The following topics we cover in this lecture are the concepts of voltage regulation and regulation circuits and types in detail. Also, we discuss the power supply circuit diagram and a little bit description about brief introduction to switching mode power supply. Okay, students. So, students, in voltage regulator circuit, first we understand what is regulation and what is its significance. So, a regulator circuit is used to regulate the load voltage. That is, load voltage must be maintained constant irrespective variations in load एंड इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशंस. तो ये कहता है कि रेगुलेटर जो सर्किट आप डिफाइन करते हो, डिज़ाइन करते हो, तो उसमें क्या है कि जब आपके इनपुट्स आप प्रोवाइड करते हो एक एंड से, तो हो सकता है कि उसके अंदर वेरिएशंस भी हों. तो डिस्पाइट ऑफ वेरिएशंस इन द इनपुट सिग्नल, जो आपको आउटपुट पे लोड वोल्टेज मिल रहा है, दैट शुड बी कॉन्स्टेंट. ओके, तो इट रेगुलेट्स अनरेगुलेटेड वोल्टेज इनटू अ रेगुलेटेड वोल्टेज, यानी कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना. ये जो कन्वर्जन है ये हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स के द्वारा करा करते हैं स्टूडेंट्स. तो जो परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलेटर सर्किट्स है, जो भी हम सर्किट डिफाइन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सर्किट्स हैं जिसकी वजह से हम अनरेगुलेटेड वोल्टेज और रेगुलेटर वोल्टेज सप्लाई हम डिफाइन करते हैं. तो उनकी परफॉर्मेंस हम जो डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स. ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दैट इज इक्वल टू रेगुलेशन परसेंटेज इज इक्वल टू VNL नो लोड माइनस VL फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड इंटू 100. तो दिस इज 100. ओके, तो इस तरीके से हम अपना रेगुलेशन परसेंटेज डिफाइन कर लेते हैं. तो फुल लोड करंट IFL इज इक्वल टू, जैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R. तो फुल लोड पे IFL क्या होगा, VFL अपॉन RL. RL इज द लोड रेजिस्टेंस जहाँ पे हम अपना वोल्टेज रेगुलेटेड आउटपुट ऑब्टेन करेंगे. ओके, तो ये कहता है कि यदि स्मॉलर द रेगुलेशन तो बेटर विल बी द सर्किट परफॉर्मेंस. तो रेगुलेशन अच्छी कम होगी तो सर्किट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी. बट फॉर आइडियल रेगुलेटर सर्किट परसेंट रेगुलेशन इज 0. तो आइडियल अगर रेगुलेशन सर्किट की बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें परसेंटेज रेगुलेशन क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है. ओके, नाउ वी डिस्कस द रेगुलेशन सर्किट. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन सर्किट्स के कुछ टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं. तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट पड़ता है जीनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछ दिया करता है. और दूसरा जो पार्ट है स्टूडेंट वो है IC रेगुलेटर सर्किट. अब IC रेगुलेटर सर्किट्स में कहा गया कि इस तरह के रेगुलेटर सर्किट्स को हम 7-9 IC सीरीज से बना सकते हैं, IC 7-8 सीरीज से बना सकते हैं, IC 555 टाइमर से बना सकते हैं. बहुत सारी ICs हैं जो हम IC रेगुलेटर सर्किट्स के द्वारा जब हम डिफाइन करते हैं, तो वही रेगुलेशन जो हम कंसेप्ट पाना चाह रहे हैं वो हम इनसे अचीव कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज द ट्रांजिस्टर बेस्ड वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट. तो ट्रांजिस्टर बेस्ड वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट के अंदर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, जैसे कि सीरीज रेगुलेटर सर्किट एंड शंट रेगुलेटर सर्किट. दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में यहाँ से और इधर से क्वेश्चन जनरली पूछ दिया करता है. तो सीरीज रेगुलेशन सर्किट और शंट रेगुलेटर सर्किट. ओके, तो ये हैं कुछ इसके जनरलाइज या ब्रॉड क्लासिफिकेशंस की रेगुलेशन सर्किट में हम इसको ऐसे डिफाइन किया करते हैं. अब बात करें स्टूडेंट की जीनर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में, अभी मैं इसका सर्किट डायग्राम डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसके जो है वर्किंग ऑपरेशंस के ऊपर काम करेंगे कि कैसे ये काम करता है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिख रखा है V रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड वोल्टेज, यहाँ लिख रखा है URV. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पा रहे होंगे URV यानी कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज. यहाँ पे हमने एक जीनर वोल्टेज लगाया हुआ है जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है IZ. और ये हमारा वेरिएशन इन द लोड रेजिस्टेंस जो है V नॉट, आउटपुट जो रेगुलेटेड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमारे को मिलता है. ये सीरीज रेजिस्टेंस स्टूडेंट, लिमिटिंग रेजिस्टेंस कह लो या कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस कह लो, जिसके द्वारा आपका जो जीनर ब्रेकडाउन की तरफ आपका जो है सर्किट को लॉस होने से बचाता है. ओके, अब ये कहता है कि यदि VL है लोड तो वो क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्शन में लगा हुआ है स्टूडेंट. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सर्किट के अंदर,
ये पैरेलल में जो कनेक्शन लगा हुआ है, तो जो वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगी वो वोल्टेज यही होगी, इसके अक्रॉस होगी। कि पैरेलल में तो आपका जो वोल्टेज इस एंड पर है वो एंड पर आपको कहाँ मिलेगी, वी नॉट पे मिलेगी। ओके, तो ये कहता है कि वी एल इज इक्वल टू वी जीरो डायोड वोल्टेज दैट इज इक्वल टू वी ब्रेक डाउन वोल्टेज। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि वी लोड जो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो आई एल इंटू आर एल होता है। तो अगेन वी जेड की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट, कि वो आई जेड इंटू आर जेड होगी। तो यानी कि जो आर जेड है स्टूडेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द जीनो डायोड। खुद का जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो ये डिफाइन कर रहा है। तो यदि स्टूडेंट अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, ये वाला, तो मुझे मिलेगा आई एल आर एल इज इक्वल टू आई जेड आर जेड। ओके, तो आई एल बटे में आई जेड को रिप्रेजेंट कर दूँ आई आर जेड ओवर आर एल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे को यहाँ पे ऑब्टेन हुआ। तो टोटल इनकमिंग करंट कितना हुआ स्टूडेंट, तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल हुआ, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ लिखा कि आई इज इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई जेड मैक्सिमम, और हम ये भी कह सकते हैं कि आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम। तो डिपेंड करता है कि लोड हमारा मैक्सिमम है, आई करंट के अक्रॉस जो करंट हमारा लोड पे है वो मैक्सिमम में मिनिमम है, या जेड जीनर डायोड का जो करंट हमारे को पहुंच पा रहा है वो मिनिमम है मैक्सिमम है। दोनों के ऊपर साथ हमारे पास जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है हो जाती है। इसी तरीके से अगर पावर डिसिपेशन की बात करें जीनर डायोड के अंदर, पी इज इक्वल टू वी आई, तो पी जेड यानी कि जीनर डायोड को पावर वोल्टेज क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, आई जेड इंटू वी जेड। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई जनरलाइज्ड, और आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, ये दो कंडीशंस हो गई। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लिमिटिंग रेजिस्टेंस कितना होगा, तो लिमिटिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हो रहा है वहाँ भी तो होगा, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है करंट को जो कि जाना चाह रहा है कहाँ पे, जीनर डायोड के अक्रॉस। तो यदि हम लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इट मे बी पॉसिबिलिटी के सर्किट विल ब्रेक। ओके, तो सर्किट में लॉस। तो वी आर इक्वल टू आई इंटू आर एस, आर इज द लिमिटिंग रेजिस्टेंस। तो वी आर इज इक्वल टू जो है वी आई potential difference VIN minus VL. So unregulated voltage minus regulated voltage. So this is the relation we obtain with the help of this equation. Okay students, so if input voltage or unregulated voltage is increased, then excess power will be dissipated by the series resistor. तो कहता है कि यदि इनपुट वोल्टेज या अनरेगुलेटेड वोल्टेज को अगर आप बढ़ाओगे तो एक्सेस पावर विल बी डिसिपेटेड, है ना, कहाँ सर, सीरीज रजिस्टर से। तो कंडीशन फॉर सेटिस्फाइंग द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट इज आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल लोड। या हम ये भी कह सकते हैं कि आई जो है वी आई माइनस वी एल डिवाइड बाई आर एस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन को वी आई माइनस वी एल आर एस को ऊपर वाली इक्वेशन डालेंगे तो हमारा कौन सी इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमने क्या करा है, इस इक्वेशन को यहाँ डाला है, तो हमारा रिलेशन ये निकल के आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनर डायोड सर्किट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि वो क्या है। तो जैसे कि स्टूडेंट सर्किट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात कर रहे थे, तो अभी हमने वहाँ जर्नलाइज जो उसके एक्सप्रेशंस थे वो हमने यहाँ रियलाइज़ कर दिए। अब थोड़ा सा अगर इसके वर्किंग ऑपरेशंस के ऊपर बात करें स्टूडेंट, तो जैसे कि आप देख रहे हैं सर्किट में हमने एक जीनर डायोड लगाया हुआ है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई हमने एक एंड में दे रखी है, आउटपुट हमें रेगुलेटेड आरएल पे अक्रॉस मिल जाएगी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि नोडल एनालिसिस के कारण से इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जैसे हमने वहाँ पे देखा कि आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जीनर डायोड ऑपरेट्स इन ब्रेक डाउन रीजन, है ना, वी बी आर हमने वी जेड लिखा था। तो वोल्टेज अक्रॉस इज सब्सटेंशियली कॉन्स्टेंट फॉर ए लार्ज चेंज इन द करंट थ्रू इट। तो जो वोल्टेज है जीनर डायोड के अक्रॉस, तो वो हमेशा जितना लार्ज चेंज होगा करंट के अंदर हमेशा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट चेंज रहेगा, सो लॉन्ग एज द इनपुट वोल्टेज वी आई एन इज ग्रेटर देन वी जेड। तो वी आई एन हमेशा ग्रेटर देन रहेगी वी जेड। द जीनर ऑपरेट इन द ब्रेक डाउन रीजन एंड मेंटेन कॉन्स्टेंट वोल्टेज अक्रॉस आर एल। तो जैसे कि आप देखेंगे कि वी आई एन जब आपका ग्रेटर रहेगा वी जेड, तो जो भी ड्रॉप आप देखोगे आर एल के अक्रॉस वो हमेशा आपको कांस्टेंट रेगुलेटेड मोड में दिखेगा। तो देयर इज अ चेंज इन इनपुट वोल्टेज और लोड इन द करंट। तो दिस द आर द वैल्यूज विच वी डिस्कस इन प्रीवियसली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं जो हमने पहले ही भी डिस्कशन कर लिए हैं।
अगर आप देखना चाहें तो इसको हम देख सकते हैं। बाकी इसमें जो वर्किंग है डायोड, वर्किंग ऑफ जीनो डायोड शंट रेगुलेटर, तो इसमें क्या कहा गया कि सपोज दैट इनपुट वोल्टेज वी आई इंक्रीज विद इन द लिमिट वाइल द लोड रेजिस्टेंस आर एल बीइंग फिक्स्ड। तो कहता है कि अभी आपने पिछले डायग्राम में देखा जहाँ पे मैंने हैंडरिटन से एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अब वो कहता है कि यदि मैं इस लोड रेजिस्टेंस को ही फिक्स कर दूं और इनपुट वोल्टेज को बढ़ाऊं विद इन द लिमिट्स, तो as the input voltage increases the input current also increases because V is directly proportional to I। तो now more current flows through the zener diode। अब ये होगा क्या कि जितना ज़्यादा V वोल्ट बढ़ाते चले जाओगे, I आपका सीधा सीधा डायरेक्टली क्या करेगा, जीनर डायोड के अक्रॉस भी आपका करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इससे होगा क्या कि लोड करंट भी आपका ज़्यादा रिमेन्स द सेम रहेगा, क्योंकि आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो फिक्स्ड कर दी। क्योंकि V जो है I इज इक्वल टू V बाई आर है, तो R की वैल्यू अगर आपने फिक्स कर दी, कांस्टेंट कर दी, तो आप कितना ही करंट को बढ़ाए चले जाओ तो उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और आपको लोड के अक्रॉस जो करंट है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो एज ए रिजल्ट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इंक्रीज इन सच ए वे दैट द वोल्टेज अक्रॉस आर एल रिमेन्स कांस्टेंट। अब वो कहता है कि ऑन द अदर हैंड इफ द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेज, अब मैं कहता हूँ कि इनपुट वोल्टेज को ही डिक्रीज करने लग जाऊँ तो डेफिनेटली द करंट आई ऑल्सो डिक्रीजेज। तो जब करंट डिक्रीज होगा तो स्टूडेंट आई जो जीनर डायोड के अक्रॉस जो आई जेड करंट है वो भी डिक्रीज होगा। देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली द वोल्टेज जो ड्रॉप आपके लोड रेजिस्टेंस में है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एज ए रिजल्ट आई एल एंड वोल्टेज ड्रॉप वी एल जो आपका लोड रेजिस्टेंस है और फिक्स्ड है, और वी एल और आई एल आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई जब वी आपका ई एन इनपुट घटेगा तो आई जेड की वैल्यू भी घटेगी, जिसके रिस्पेक्ट में आई एल की वैल्यू घटेगी, डेफिनेटली वी जेड भी घट जाएगा। ओके, अभी कहते हैं कि रेगुलेशन विद वेरिंग लोड करंट, जिसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था स्टूडेंट, कि यदि मैंने इनपुट वोल्टेज को फिक्स्ड कर दिया और लोड रेजिस्टेंस को मैं वेरी करने लगा, तो वेरिएशन इन लोड रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द लोड करंट। तो चूँकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आर को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो इसका मतलब है कि जो आई लोड रेजिस्टेंस है, लोड के अक्रॉस जो करंट मेरे को डेवलप मिल रहा है वो भी मेरा क्या होगा, चेंज होगा। तो वेरिएशन इन लोड रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस चेंज इन द लोड करंट। देखिएगा, तो ये सेकंड केस है। तो दिस इन टर्न प्रोड्यूसेस चेंज इन द वोल्टेज आउटपुट अक्रॉस द लोड। इफ लोड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस देन द लोड करंट इंक्रीजेस। ओके, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि यदि I की वैल्यू V बाय आर है और वो कह रहा है कि मैं R को घटाता चले जाऊंगा या बढ़ाता चले जाऊंगा, तो I के ऊपर भी घटने और बढ़ने का काम भी लगेगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज है। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि V आउट इज इक्वल टू वी आई एन माइनस आई आर, तो आई आर इज नथिंग बट वी एल, वी लोड। तो दिस एक्सप्रेशन शो दैट आउटपुट वोल्टेज बीइंग कांस्टेंट सिंस आई इज कांस्टेंट, तो आई कांस्टेंट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ लोड रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देन लोड करंट डिक्रीजेस, तो दिस इन टर्न इंक्रीज द जीनर करंट सच दैट इनपुट करंट आई एंड वोल्टेज ड्रॉप आल्सो रिमेन कांस्टेंट, तो देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स द कांस्टेंट। तो ये सारा डिपेंड करेगा आई और जो आपका आर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, तो क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशन एक तो ये है कि लो एफिशिएंसी है फॉर हैवी लोड करंट्स एज देयर इज अ कंसिडरेबल पावर लॉस इन द आर। तो जैसे कि हमने देखा भी, हमने अभी जो इक्वेशन डिराइव करी है तो उसमें लो एफिशिएंसीज आपको मिलेगी फॉर हैवी लोड करंट्स के थ्रू, जिसमें लॉस होगा, पावर लॉस होगा आर में। आउटपुट वोल्टेज चेंजेस स्लाइटली ड्यू टू द जीनर इम्पीडेंस। वी आउट क्या होता है, वी जेड प्लस आई जेड इंटू आर, आर नहीं लिखेंगे यहाँ, जेड जेड लिखेंगे, जेड मतलब इम्पीडेंस मतलब जीनर डायोड। चेंजेस इन द लोड करंट, चेंज इन द जीनर करंट। तो दिस रेगुलेटर इज यूज ओनली व्हेन देयर इज आर स्मॉल वेरिएशन इन द लोड करंट एंड इनपुट। तो ये एक लिमिटेशन है स्टूडेंट कि जीनर डायोड को आप जो है हल्की एप्लीकेशंस में या लाइट एप्लीकेशंस में आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो है विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स जो है करंट आपको ड्रॉ करवाना हो, जबकि हैवी करंट लोड करंट वाले एप्लीकेशंस में ये थोड़ा सा टीडियस काम हो जाता है और ये जो है सर्किट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये स्मॉल वेरिएशन इन द लोड करंट एंड द इनपुट वोल्टेज। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको जीनर वोल्टेज डायोड वोल्टेज का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा।
चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है सीरीज रेगुलेटर सर्किट, है ना। तो ये है ट्रांजिस्टर बेस्ड। एक हमने जीनो डायोड वाला कर लिया और वो आता भी है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में, 5 मार्क्स या शॉर्ट क्वेश्चंस पे पूछ दिया करता है। अब ट्रांजिस्टर बेस्ड हम जीनर वोल्टेज रेगुलेशंस कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर बेस्ड वोल्टेज रेगुलेशन, और उसमें 2 क्लासिफिकेशंस है। पहली है सीरीज रेगुलेशन सर्किट एंड दूसरा है शंट रेगुलेशन सर्किट। तो सीरीज रेगुलेशन सर्किट में जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। मैं जगह आपको थोड़ा दिखाना चाहूँ इस तरीके से, ये ट्रांजिस्टर हमारा लगा हुआ है, ये वाला पार्ट, और इसके बेस साइड पर हमने क्या लगाया हुआ है, एक जीनर डायोड। और हमने चूँकि आप जानते हैं कि जब हम वो आपका जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो कलेक्टर साइड के ऊपर जो है वो IR और R1 का कंसेप्ट लगा रखा है। तो R1 जो RI की वैल्यू है वो है VZIR1, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस आपका जो है एमीटर साइड पर लगा रखा है VRV, ओके। तो अनरेगुलेटेड वोल्टेज आपने सप्लाई कर रखी इस एंड से, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, तो लोड रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो लेट VL इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू IL इंटू RL। तो VL को हम थोड़ा सा और इस तरीके से लिख सकते हैं कि VEB प्लस VZ, यानी कि ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं VEB प्लस VZ, जो ये दोनों हैं, तो दोनों एडअप हो गई। तो दोनों एडअप हो गई तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट कि VL की वैल्यू क्या आ गई, VZ और VZ माइनस VB, इंपॉर्टेंट है। अब VB की जो वैल्यू है एज पर ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन की 0.72 वोल्ट और जर्मेनियम की 0.2 वोल्ट, डिपेंड करेगा कि किस तरह के कन्फिग्रेशन का ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलेंगे स्टूडेंट कि ट्रांजिस्टर जो है हमारा सिलिकॉन बेस्ड है। तो I इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट, I इज इक्वल टू IR प्लस IC। तो IR की वैल्यू कितनी हुई, IB प्लस IZ, जीनर डायोड। तो चूँकि आप जानते हैं कि एमीटर करंट नियरली अप्रॉक्सीमेट IC होता है, तो पावर जो ट्रांसफर होगा तो I इंटू IC इंटू VCE वाट्स। तो PZ की वैल्यू कितनी हुई, IZ इंटू VZ और I स्क्वायर VZ वाट, जैसे हमने पिछले अभी जीनर डायोड वाले कंसेप्ट में सीखा, वही चीज़ है ये। तो अब VCE की बात करें तो VCE का मतलब क्या हुआ, VC माइनस VE। तो VC आपका क्या है, कलेक्टर साइड पर VI है क्योंकि आपने कॉमन कर रखा है, और VE क्या है आपका लोड साइड यानी कि VL कर रखा है। तो VC की वैल्यू क्या हो गई, अनरेगुलेटेड वोल्टेज VI है माइनस रेगुलेटेड वोल्टेज। जैसे कि मैं बताऊं आपको इस डायग्राम के माध्यम से, ये जो है ये साइड जो है स्टूडेंट, ये है कलेक्टर वाला, इधर वाला, क्योंकि ये कलेक्टर साइड से जुड़ा हुआ है, और ये वाला जो है आपका ये है लोड वाला। तो इसमें आपका कौन सा जुड़ा हुआ है, एमीटर साइड, ओके स्टूडेंट्स। तो यही चीज़ यहाँ ये डिफाइन कर रहा है इस इक्वेशंस पे। तो VC इज इक्वल टू VRV URV मतलब अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई, जो कि VI की वैल्यू है, और VI है क्या, VC है, और रेगुलेटेड वोल्टेज क्या है, V लोड। तो V लोड है क्या, एमीटर वोल्टेज। तो इफ़ अनरेगुलेटेड वोल्टेज इंक्रीज, वो कहता है कि यदि इस अनरेगुलेटेड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, द एक्सेस पावर इज डिसिपेटेड बाय द सीरीज ट्रांजिस्टर इन द सर्किट। तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में पावर डिसिपेट होगी सीरीज ट्रांजिस्टर सर्किट में। तो दिस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एमीटर फॉलोवर या वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, हमें इसको ध्यान देना चाहिए कि इस सर्किट को हम एमीटर फॉलोवर या वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट भी बोल देते हैं, ओके स्टूडेंट। तो अब ये तो हुआ इसके जनरलाइज एक्सप्रेशन की बात। अगर हमें थोड़ा सा इसको हम जो है इसके एक्सप्रेशन या के माध्यम से अगर हम इसको और थोड़ा सा इसको सीखें कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या बनेगा, तो वो है यही बनेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि डायग्राम अभी हमने डिस्कशन किया इसका जो है इक्वेशंस की एक्सप्रेशंस। तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं कलेक्टर साइड पे हमने अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई दे रखी है, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला, और एमिटेड साइड के ऊपर आपके पास क्या लगा हुआ, लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इधर का क्या है, URV अनरेगुलेटेड वोल्टेज लगी हुई है, जीनर डायोड आपने लगा रखा है बी साइड पे। तो यहाँ ये कहता है कि द ट्रांजिस्टर बिहेव लाइक अ वेरिएबल रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिटरमाइंड बाय द बेस करंट। तो ये जो बेस करंट के थ्रू आपने देखा R लगाया हुआ है, तो ये जो है डिटरमाइन किया जाएगा बेस करंट के थ्रू। एज द कलेक्टर एंड एमिटर टर्मिनल्स आर इन सीरीज, तो कलेक्टर और एमिटर जो आपके टर्मिनल्स हैं वो सीरीज में लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू लोड।
द सर्किट इज नॉन एज सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया। अभी कहता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल देखिए स्टूडेंट, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द ट्रांजिस्टर सो दैट आउटपुट वोल्टेज ट्राई टू रिमेन कांस्टेंट। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना लार्ज फ्रैक्शन ऑफ इंक्रीज जो इनपुट में इंक्रीज हुआ है वोल्टेज में, तो वो अपीयर्स होना चाहिए ट्रांजिस्टर के ऊपर, जिससे कि ट्रांजिस्टर क्या करेगा, उसको आउटपुट पे कांस्टेंट करने के लिए, यानी सैचुरेशन मोड में काम करेगा। व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज आल्सो इंक्रीज which biases the transistor towards the less current. This additional bias causes an increase in a collector to the emitter voltage which tends to compensate for increased input. तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो additional bias causes करेगा increase in collector to emitter voltage, वो टेंड करेगा कंपनसेट करने की। जैसे कि हमने अभी इक्वेशन करी थी वी आउट इज इक्वल टू वी जेड माइनस वी बी, या हम भी कह सकते हैं कि वी बी इज इक्वल टू वी जेड माइनस वी आउट, फिक्स्ड है। ओके, तो इसको समझने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए, तो कीपिंग इन माइंड द पोलैरिटीज ऑफ डिफरेंट वोल्टेज वी हैव, तो सपोज दैट करंट इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द लोड, तो करंट को हमने इंक्रीज किया बाय डिक्रीजिंग लोड, डेफिनेटली आर एल एक्चुअल में लोड है, और लोड की वैल्यू जब आर घटेगी तो आई आपका बढ़ेगा। तो अब वो कहता है कि सपोज करें कि करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द लोड, डिक्रीजिंग द लोड। तो कहता है कि सपोज करंट इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द लोड, अंडर दिस सिचुएशन द आउटपुट वोल्टेज आल्सो डिक्रीजेस। सो अब वो कहता है कि वी बी को इंक्रीज करें बिकॉज वी जेड इज फिक्स्ड, तो ड्यू टू इंक्रीज इन वी बी, चूँकि फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, तो कंडक्शन लेवल ऑफ द ट्रांजिस्टर इज आल्सो इंक्रीज, दिस डिक्रीज द कलेक्टर टू एमीटर रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो वी सी ई का जो ट्रांजिस्टर है स्टूडेंट, उसका रेजिस्टेंस को वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो नाउ इनपुट करंट इज स्लाइटली इंक्रीज टू कंपनसेट फॉर डिक्रीज इन द आर एल। तो इनपुट करंट जो है स्लाइडली जो हमारा लॉस हुआ है आर एल के थ्रू, वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। तो थस आउटपुट वोल्टेज आई एल इंटू आर एल रिमेन्स द कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, इस सर्किट की लिमिटेशन ये है कि आउटपुट इज नॉट एब्सोल्युटली कांस्टेंट बिकॉज वी बी इन एंड वी जेड बोथ डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द रूम टेम्परेचर, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में रूम टेम्परेचर का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो रूम टेम्परेचर की वेरिएशन से वी बी एंड वी जी बोथ आपके क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, जिससे कि अल्टीमेटली आपका वेरिएशन होगा आउटपुट के ऊपर। तो एक बड़ी लिमिटेशन है कि जो रूम टेम्परेचर है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दिस इज़ द डिस्कशन ऑफ सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। अब चलते हैं, बात करते हैं शंट रेगुलेटर सर्किट की। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, शंट रेगुलेटर सर्किट में अब हमने क्या किया कि जो ट्रांजिस्टर हमने लगाया हुआ है उसके बेस साइड पे अब हमने क्या किया, एक आर बी लगा दिया। और पहले वाले सर्किट में क्या था कि ये जो जीनर डायोड था वो इस तरीके से बेस साइड पे लगा था, जबकि अब ये क्या है, पैरेलल कंडीशन में यहाँ पे लगा दिया। लोड हमारा यहाँ कंडक्ट कर रखा है। ओके, तो अब सर्किट में क्या है, एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, आई ले रखा है, अनरेगुलेटेड वोल्ट सप्लाई है, लोड रेगुलेशन वोल्टेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर वी एल की वैल्यू क्या है, आई एल इंटू आर एल। तो आई एल एक्चुअल में है क्या आपको, वी सी। देखो आप देख रहे हैं ये आई एल जो है, ये वाला जो आई एल है, ये वाला आई एल जो यहाँ पैरेलली आपको मिल रहा है, वो एक्चुअल में वी सी ई ही तो है। तो जो आई एल होगा वही वी सी होगा। ओके, तो यहाँ देखिए वी सी ई, तो वी एल इज इक्वल टू वी जेड प्लस वी बी। वी बी चूँकि वही सेम ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशंस में कौन सा हम जर्मेनियम सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से वी बी हमारा वेरी करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सिलिकॉन को ही यूज़ करते हैं, तो पी टी जो पावर डिसिपेशन या थ्रेशोल्ड होगा, जो आई सी वी सी ई, पी जेड जो जीनर डायोड के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होगी वो, तो ये होगा टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट आई डैश प्लस आई जेड। अभी आई डैश जो है आई सी प्लस आई जेड प्लस आई एल, आई जेड इज नियरली इक्वल टू आई बी, बेस करंट का इक्विवेलेंट हो गया। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज में कितना हुआ स्टूडेंट, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर एस हो गया। और वी आर को हम लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो है हम वी आई माइनस वी एल भी कर सकते हैं। तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, अनरेगुलेटेड वोल्टेज माइनस रेगुलेटेड वोल्टेज। अब कहता है कि सपोज इफ अनरेगुलेटेड वोल्टेज इंक्रीज द एक्सेस पावर डिसिपेटेड बाय सीरीज रेगुलेटर सर्किट जो होगी वो डिसिपेट होगी। ओके, तो दिस इज द
इक्वेशंस जो हमने डिस्कशन करी ट्रांजिस्टर बेस में, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन बनेगा वो क्या बनेगा देखिए। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर में हमने बेस साइड पे जीना डायोड के अक्रॉस पैरेलल हमने यहाँ कंसेप्ट कर रखा है। और अगर वो कहता है कि सपोज RL को हम डिक्रीज़ करें तो IL क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा विद वी आउट डिक्रीजेज। दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन वोल्टेज VBE2 प्लस V2। ओके, कंसिक्वेंटली IB2 और IC2 आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो मेन मुद्दा ये है कि जब आप ट्रांजिस्टर को शंट बेस पर आप एप्लीकेबल करते हो, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो यहाँ पे अब क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया गया है, VB इज VZ माइनस RE, फिक्स्ड है ये। ओके, तो सपोज बाय चेंजिंग द लोड देयर इज ए ड्रॉप इन V आउट, द करंट IL इज इक्वल टू IC। तो लोड के अक्रॉस जो करंट होगा वो IC के अक्रॉस होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज करने से क्या होगा कि जो IE है, जो कि IC नियरली इक्वल टू क्या है IE, तो वो भी आपका डिक्रीज करेगा। तो ड्यू टू दिस रीजन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE दैट इज VRL आल्सो डिक्रीज हो जाएगा। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द VBE। तो VB ऑटोमेटिकली यहाँ से डिक्रीज हो। देखो IC के डिक्रीज होने से IE पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों नियरली अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। और जब ये IE घटेगा तो RE आपका क्या होगा, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि VRL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC है, या IE कह लो, दोनों के ऊपर डिफेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन VB हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिस्टर इज इंक्रीज सच दैट IL इज केप्ट एट फिक्स्ड लेवल। सो स्टूडेंट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिस्टर एट शंट लेवल। तो ये हुआ ये दो क्लासिफिकेशन ट्रांजिस्टर बेस की, सीरीज और शंट। अब बात करते हैं कंप्लीट पावर सप्लाई, है ना। तो वोल्टेज रेगुलेटर को अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन करें, आगे देखें कि किस तरीके से ये वोल्टेज को पावर सप्लाई के रूप में काम करता है। तो हमारे पास यहाँ कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक AC सप्लाई दिया हुआ है, और अगले स्टेज में हमारे पास एक हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है, एक हमने पाई टाइप का फिल्टर लगाया हुआ है, आगे हमने एक वोल्टेज रेगुलेशन लगाई हुई है, फिर हमने वोल्टेज डिवाइडर किया, वोल्टेज रेगुलेशन जो कि केप्ट कांस्टेंट है। तो आगे हमने हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस हैं हमने वोल्टेज डिवाइड करके उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कंप्लीट पावर सप्लाई का जो डायग्राम है जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें, तो इसमें लिखा गया कि द पावर सप्लाई कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर T, जो ऊपर दिख रहा है आपको, विद ए करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस R1, और डायोड D1 एंड D2 वर्किंग एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो पाई टाइप फिल्टर, ए ट्रांजिस्टर, सीरीज रेगुलेटर एंड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जो ये पूरी 4 स्टेजेस को बना के 5 स्टेज बना के ये पूरा कंप्लीट पावर सप्लाई बनाता है। अब वो कहता है कि अनरेगुलेटेड AC वोल्टेज अगर हमने अप्लाई करी प्राइमरी साइड पर, तो वो सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू द फुल वेव रेक्टिफायर। तो इट देन फिल्टर्ड बाय पाई फिल्टर कंसिस्टिंग ऑफ अ चोक L एंड 2 कंडेंसर्स C1 एंड C2। फाइनली इट इज़ रेगुलेटेड बाय ट्रांजिस्टर रेगुलेटर। अब देखो जो ये वैल्यूज आई, तो ये अनरेगुलेटेड मोड में आया आपको फिल्टर के थ्रू, ठीक है ना। उसको फिर रेगुलेट किया किसने, वोल्टेज रेगुलेटर ने। तो ये जो रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई जो DC में कन्वर्ट हुई, नाउ इट इज़ अवेलेबल टू द वोल्टेज डिवाइडर सेक्शन, जो कि हमने RB को डिफाइन कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, जिसे SMPS, तो ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है अपने एग्जामिनेशंस में, तो हमें इसको थोड़ा देख लेना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नीड DC पावर सप्लाई। तो जितने भी ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे DC पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मैनी इक्विपमेंट्स कंटेन सर्किट्स विच कन्वर्ट AC टू DC, है ना, एट रिक्वायर्ड लेवल। तो दिस इज सर्किट इज नॉन एज लीनियर मोड पावर सप्लाई। अब होता क्या है कि इन दिस केस AC इज कन्वर्टेड इनटू DC यूजिंग ए रेक्टिफायर। तो अनवांटेड जो रिपल वहाँ जनरेट हुए हैं, जो पल्सेटिंग DCs, तो वो पल्सेटिंग DCs आर रिमूव बाय फिल्टर टू ऑब्टेन अ प्योर DC। ओके, तो AC टू DC में कन्वर्ट हुआ। तो जब कन्वर्ट हुआ रेक्टिफायर के थ्रू, तो रेक्टिफायर के थ्रू जब आउटपुट पे आपको जो DC आउटपुट मिला, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पल्सेज हैं जो AC का कंपोनेंट बेव करती हैं। तो फिल्टर्स के द्वारा हमने उसको भी क्या कर दिया स्टूडेंट, नलीफाई कर दिया। तो अनवांटेड रिपल कंटेंट्स ऑफ द DC पल्सेज आर रिमूव बाय द फिल्टर। ओके, तो ऑब्टेन द फर्दर प्योर DC। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, प्योर DC मिल जाएगी। फर्दर टू ऑब्टेन द स्टेडी DC which may be independent of the load variation and input supply fluctuation, a regulation is needed। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले AC को DC में कन्वर्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ आपका रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर में क्या हुआ कि वो जब डीसी सप्लाई बन के आई, तो मगर हुआ क्या कि उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो हो क्या रहा है, आपका जो एसी के थ्रू, जो रेक्टिफायर के थ्रू एसी सिग्नल जो है डीसी पल्सेटिंग डीसी में बन रही है, मगर उसके अंदर कुछ एसी कंपोनेंट्स है जो पाइप फिल्टर के द्वारा हमने इसको नलीफाई कर दिया। और अब चूंकि वो प्योर डीसी फॉर्म बन गया, अगर उसको अपने स्टेडी स्टेट में लेके आना है, तो व्हाट वी डू, वी हैव टू मेक अ वोल्टेज रेगुलेशन, ताकि वो जितनी भी फ्लक्चुएशंस हमारे इनपुट साइड्स में हो रही हैं उसको इंडिपेंडेंट होते हुए भी वो रेगुलेट एक कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज आपको देता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लिख क्या रखा है कि moreover in certain application DC into DC conversion required, the power supply used to convert DC into AC or DC into DC is called switching mode power supply। तो इस तरह के कंसेप्ट्स के लिए हम यहाँ पे एक सर्किट का यूज़ करा करते हैं जिसको हम SMPS बोलते हैं या स्विचिंग मोड पावर सप्लाई कहा करते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट कि हमारे को ये चीज़ याद होना चाहिए, ये वाला। ओके, the various types of voltage regulator used in linear mode supply fall in the category of dissipated regulator। अब the reason that voltage control element transistor zener diode dissipate the power, the dissipated power is equal to the voltage difference between the unregulated input and fixed output। तो ये जो इसने लास्ट पॉइंट पे यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमने एक अपनी जो डेरिवेशंस में हमने ये पॉइंट कवर कर लिया है कि देखो voltage difference, the dissipated power is equal to the voltage difference between the unregulated input supply and fixed output voltage। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द SMPS ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि हमने 50 हर्ट्ज़ का जो AC सिग्नल हमने यहाँ प्रोवाइड किया, इनपुट रेक्टिफाइड एंड फिल्टर्ड। तो इस ब्लॉक के अंदर ही आपने क्या किया कि यहाँ आपका इनपुट को रेक्टिफाई भी किया गया और साथ में फिल्टर आउट भी किया गया। अब यहाँ क्या है, एक हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर लगाया हुआ है। तो हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर से क्या हुआ कि वो 15 टू 50 किलो हर्ट्ज़ तक की फिर आपकी जो है कंपोनेंट, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ तक जनरेट हो गया। फिर आउटपुट को फिल्टर आउट किया गया और रेक्टिफाइड किया गया। इसके बाद लास्ट में आपने कंट्रोल यूनिट सर्किटरी में दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे तो यही कंसेप्ट है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई का। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द एप्लीकेशंस, व्हाट वी डू, वी यूज़ द जनरलाइज स्विचिंग मोड पावर सप्लाई ब्लॉक डायग्राम। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस हैं इसकी? द एफिशिएंसी इज वेरी लो, लार्ज वैल्यूज ऑफ फिल्टर कैपेसिटर्स आर नीड टू रिड्यूस द रिपल्स, step down transfer is bulky and become more expensive because of low line frequency 50 Hz। So in order to overcome the shortcomings of linear voltage regulators, switching mode regulators are used in modern digital equipment such as telephone exchange, PC etc। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स के अंदर ये कुछ लिमिटेशंस थी जिनके द्वारा, जिनकी वजह से आप कह सकते हो कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई जो है वो आपके आज की डेली यूज़ डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक तो काम इसका क्या है, वेरी कॉम्पैक्ट है, लूज लाइट वेट है, हाईली एनर्जी एफिशिएंट है। तो इसकी वजह से ही जो है ये लीनियर रेगुलेटर वोल्टेज सप्लाई की जगह ले पाया। तो स्विचिंग रेगुलेटर एक्ट्स एज ए कंटिन्यूसली वेरिएबल पावर कन्वर्टर, इट इज एफिशिएंसी नेग्लिजिबल अफेक्टेड बाय द वोल्टेज डिफरेंसेस। तो एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बजाय जितनी वोल्टेज डिफरेंसेस इसके ऊपर मिले। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि वर्किंग, तो आप ये देख रहे हैं वर्किंग। तो SMPS डिफरेंस फ्रॉम कन्वेंशनल सीरीज रेगुलेटर इन द फॉलोइंग वे। अब वो होता क्या है कि सीरीज रेगुलेटर में क्या है, पास ट्रांजिस्टर यूज टू ऑब्टेन अ कंट्रोल वोल्टेज ड्रॉप, वेयरएज इन SMPS द पास ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड कंट्रोल्ड स्विच। तो ये एक डिफरेंस है एज कंपेयर टू सीरीज रेगुलेटर सर्किट और इन केस ऑफ SMPS। तो वहाँ सीरीज रेगुलेटर जो है नॉर्मल में पास ट्रांजिस्टर को हमने कंट्रोल वोल्टेज ड्रॉप के लिए यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ SMPS में पास ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज ए कंट्रोल स्विच। तो
सैचुरेशन मोड और कट ऑफ स्टेज मोड दोनों में भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट हैंस जो पावर डिसिपेशन है वो ना के बराबर है। तो दिस इज़ द बेसिक जो है ऑपरेशंस वी हैव डिस्कस इन द स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो आपके हाई फ्रिक्वेंसी यूजिंग एक्टिव डिवाइसेस, बाइपोलर डिवाइसेस, पावर मोसफेट और एससीआर ये भी यूज होते हैं, एंड कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट ट्रांसफर इज अगेन रेक्टिफाइड एंड फिल्टर टू गेट a DC voltage. तो sample of the output voltage used as a feedback signal for the drive circuit for the switching transistor to achieve regulation. The output voltage is sensed by the control circuit. तो जो आप देख रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज है इस थर्ड स्टेज के द्वारा कंट्रोल यूनिट के थ्रू सेंस कर लिया जाता है, और फिर कंट्रोल सर्किट सप्लाई ए करेक्शन सिग्नल टू द ड्राइवर सर्किट टू व्हेन ऑफ ऑन स्विच के माध्यम से वो आगे जो भी जिसको डिलीवर करना चाहता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द concept of SMPS, and we discussed the voltage regulator circuit, zener voltage regulator circuit, transistor classifications. So I hope कि स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।